हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी टाइम बाद। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो जैसा कि आपको पता है, वेरी सून आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। आज जो है, आज से अगर हम देखें तो लगभग हमारे पास जो है, वेट अ मिनट, ये पेन के क्या हुआ? ठीक है, तो लगभग हमारे पास 20 दिन के समथिंग जो है हमारे एग्ज़ाम को रहते हैं, लगभग, है ना। 20 डेज़ हमारे पास एग्ज़ाम को अब बाकी रहे हैं। 1 मार्च को आपका पेपर है। 20 डेज़ भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि फरवरी में ऑब्वियसली 30 दिन नहीं होते हैं, तो हम 15 दिन ही मान के चलते हैं। क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आएंगे और आप जो है, अगर आपका 1 को पेपर है तो आप 27, 28 को आप क्या है, जो है आप अपनी डेस्टिनेशन के लिए जाएंगे, है ना, जहाँ आपका सेंटर है वहाँ के लिए आप जो है ट्रैवल करने वाले हैं। इसलिए जो हम मानते हैं कि 15 दिन ही अब आपकी एग्ज़ाम को बचे हैं। एक एक दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। और मेहनत से भी बड़ी बात यह है कि मैं भी, ये हमारा लास्ट चांस हो सकता है क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो मैं हर बार सेशन में कहती हूँ, कंटिन्यूसली तीसरी बार MP सेट निकली है 22, 24 और अब 26 में। तो अब आगे कब निकलेगी, मेरा नाम गलत कैसे लिखा गया, ठीक है, अब आगे कब निकलेगी हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अब जो है हमारी धीरे धीरे करके फैकल्टी जो है कॉलेजेस में फिल होती जा रही हैं। तो अब तीसरी बार MP सेट निकली और फिर उसके जस्ट बाद आपको पता है 30 अगस्त को आपके MP असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला है। तो लगभग 75% से अबोव तो फैकल्टी फिल हो जाएगी, कुछ गेस्ट फैकल्टी भी फिल होगी। तो इस हिसाब से देखिए कि कॉलेजेस में फैकल्टी की में भी जितनी मांग है उतनी पूरी हो जाए, या फिर लगातार 3 बार निकल चुकी है तो अब चौथी बार आना हम उतना हाई चांस नहीं ले सकते हैं, ये काफ़ी रिस्की काम हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसी को अपना लास्ट चांस मानेंगे क्योंकि आपने भी देखा है कि 2022 में आई थी वैकेंसी, फिर 24 में आई थी। तो इससे आपको MP सेट की मैं बात कर रही हूँ, पेपर का अंदाज़ा बड़े अच्छे से लग गया होगा। और उससे पहले MP सेट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी बच्चों को डाउट रहता था, इन जनरल कोई आपको जो है नहीं मिल पाते थे क्योंकि MP सेट कंटिन्यूटी में नहीं थी। तो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी देखे तो उतने आपको कोचिंग्स नहीं मिल पाती थी, सोर्स अवेलेबल नहीं थे। अब तो काफ़ी है क्योंकि 2 बार निकल चुकी है इसलिए। तो इस तीसरे साल में आपको बहुत अच्छा, टीचर्स को भी एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट को भी, आप एनालाइज करेंगे प्रीवियस पेपर को, प्रीवियस पैटर्न को, OMR के पैटर्न को, कट ऑफ को, तो आपको भी काफ़ी अच्छा आइडिया है आपके पास। अब सोचिए जिन्होंने 2022 में इतने सालों बाद पहली बार दी थी उनके लिए कितना रिस्की रहा होगा क्योंकि उन्हें पुराना जो है कुछ आइडिया ही नहीं था क्योंकि बहुत सालों पहले हुई थी 17-18 में। बट आपके पास तो सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है। ये आपका लास्ट चांस हो सकता है बिल्कुल, और आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि हम साथ में मिलकर इस 30 अगस्त वाली एग्जाम को भी क्वालिफाई करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे ऑब्वियसली मिक्स्ड रहने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सारे ही। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, द वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल। ये हमको फंक्शनल दिया है और हमें एक वेरिएशनल प्रॉब्लम दी है, हमें इसको एक्सट्रीमाइज करना है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा इसका निकलेगा, तब इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। आपको अपना टाइम लेना है और इसे सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर मैच करता है तो +2 और नहीं करता है तो 0 मार्क आपको देने हैं। ठीक है, सो टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। समय लीजिए और इसको अच्छे से हल करिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन। हमको सबसे पहले देखिए, एक्सट्रीमल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का सवाल है। हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र होता है यूलर इक्वेशन। क्या होती है यूलर इक्वेशन? वो क्या होती है, del f अपॉन del y माइनस d/dx del f अपॉन del y डैश बराबर 0। दोनों जगह सेम ही f होता है, बराबर होता है 0। ये हमारी इक्वेशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, f हमारा क्या है, जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हम इसे सोल्व करेंगे, del f अपॉन del y माइनस का 2y माइनस d/dx del f अपॉन del y डैश यानी कि 2
वाई डैश बराबर 0, माइनस का 2y ऐसा ही, माइनस भी ऐसा ही, 2 भी ऐसा ही। वाई डैश का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। दोनों साइड से -2 निकालेंगे और हायर ऑर्डर को पहले लिख देंगे बराबर 0। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वाई डबल डैश प्लस वाई बराबर 0। ये इक्वेशन मुझे लगता है कि इतनी पॉपुलर है कि अब आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लगातार इतने टाइम से करते आ रहे हैं, 2-3 महीनों से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हो गए हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि अब आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन पता चल गया होगा। इसका सॉल्यूशन होता है y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x। ऑक्सिलरी इक्वेशन से आप देख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये कंडीशंस रखेंगे। पहली कंडीशन क्या है, मैं पीछे लिख देती हूँ, आई थिंक यहाँ मेरा फेस होगा। तो y बराबर हमारा क्या है, c1 cos x है प्लस c2 sin x है। कंडीशन कुछ इस तरीके से है, y 0 पे 1 है, दो कंडीशन है, y 0 पे 1 है और y 2 पाई पे 1 है। y 0 पे 1 है और y 2 पाई पे 1 है। तो हम पहली कंडीशन लगाएंगे, y 1 आएगा जब हम क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे 0, c2 इस तरीके से, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, कोस 0 1 होता है। तो c1 की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 1 मिल गई। सिमिलरली y की वैल्यू 2 पाई पे देखेंगे, तो c1 cos 2 पाई प्लस c2 sin 2 पाई, क्या होता है 2 पाई। अब देखिए c1 cos 2 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे तो 1 होता है, साइन तो पाई के हर मल्टीपल पे 0 होता है। यहाँ से भी मुझे इसी की वैल्यू मिली है, कंडीशन कुछ गलत तो नहीं थी, 2 पाई पे 1 है और 0 पे 1 है। देखिए कंडीशन तो हर बार वही मिली है हमको कि c1 की वैल्यू 1 मिली है, क्योंकि c2 के लिए हमारे पास साइन है, वो 0 पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है। तो हमें यहाँ से तो सिर्फ c1 की वैल्यू मिली है, c2 हमारे पास अननोन है, उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है। और आपको भी पता है और मैंने भी बताया था कि जब एक हमारे पास अननोन हो जाता है, मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, cos x प्लस c2 sin x। अब c2 0 थोड़ी ना हुआ है, c2 हमें मिला ही नहीं है, तो मेरे पास c2 क्या है, फ्री है। मेरे जितना मन होगा, मैं r में से कांस्टेंट है, मैं वो वैल्यू दे दूँ c2 को। मतलब मेरे पास कितनी चॉइस है c2 के लिए, मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइस है। तो मेरे सॉल्यूशन कितने बनेंगे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मुझे मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास एक c2 रह गया है जो क्या है, मेरा अननोन है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे पास एक अननोन रह गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यहाँ मिसप्रिंट हो सकती है, चलिए छोड़िए, आंसर तो आ ही गया है हमारा, 4 में से एक ऑप्शन सही आ गए हैं। बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होती हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला भी कुछ इसी टाइप का है, हमें वेरिएशनल प्रॉब्लम दी है, हमें इसे एक्सट्रीमाइज्ड करना है और फंक्शनल देखना है। तो देखिए ईचिंग क्यों हो रही थी, तो इसका भी सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सॉल्व करना है। चलिए तो मैं सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। वही लगाना है हमको, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर क्या लगाना है, 0 लगाना है, ठीक है। तो अब हम डेल एफ अपॉन डेल वाई करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा, मैं एफ को अच्छे से लिख लेती हूँ। एफ को जो है यहाँ लिख लिया जाता है, एफ क्या है हमारा, वाई अंदर जाएगा, 3x वाई माइनस वाई स्क्वायर, यही हमारा एफ है। देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से, 3x वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई जब मैं करूँगी तो 3x माइनस 2y हो जाएगा, वाई डैश के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से माइनस ऑफ 2y बराबर माइनस ऑफ 3x, यानी y बराबर
3/2 इंटू एक्स, यही मुझे डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल गया है। अब देखिए, अब मुझे सॉल्यूशन मिल गया है, कोई कांस्टेंट तो मुझे मिला नहीं है, तो मैं ये जो कंडीशंस दी हैं इनको सेटिस्फाई कर लेती हूँ। जब मैं y के अंदर 3 रखूँगी तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। अरे क्या कर रही हूँ मैं, 3 3 9/2 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये बदल जाएगा। मतलब मेरी पहली जो बाउंड्री कंडीशन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है ना, ये 1/2, तो ये हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, मतलब ये 9/2 है। तो यस, पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। बट व्हाट अबाउट सेकेंड कंडीशन क्या है, y 1 पे 1 होना चाहिए। जब मैं y 1 रखूँगी तो कितना आएगा, यहाँ तो मेरा 3/2 आ रहा है, वो किसके बराबर नहीं है, वो 1 के बराबर नहीं है। मतलब मेरी जो ये सेकेंड कंडीशन है, जो इनिशियल कंडीशन इन्होंने दी है सेकेंड, वो तो होल्ड ही नहीं हो रही है। मतलब सॉल्यूशन देखिए, कुल मिलाकर सॉल्यूशन 1 निकला, पर उस पर कंडीशन भी होल्ड नहीं हो रही है। मतलब इसके पास कोई सॉल्यूशन का केस नहीं है, एब्जॉर्ब सी कंडीशन बन गई है, ये बहुत एब्जॉर्ब सी कंडीशन बन गई है ना। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन देखिए, हमें कांस्टेंट नहीं मिला, हमने एक्सट्रीमल को सॉल्व किया, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिला, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बट वही यूनिक सॉल्यूशन तो इनिशियल कंडीशन ही होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात आ रही है। जब कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात आएगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन वाला केस इसका बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही हो जाएगा। तो आई होप आप सभी के भी सही निकला होगा, +2 आप सबको मिले होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ सॉल्यूशन देखा और यूनिक सॉल्यूशन टिक करके आगे बढ़ गए। आपको खुद को सोचना है कि ये कंडीशन भी तो हमें सेटिस्फाई करवानी है, दी किस लिए ये, तो ध्यान रखिए हर बार, है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है ये, बट ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया क्वेश्चन, इतनी सारी खाली स्लाइड। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है, एफ हमको एक फील्ड दी है जिसके अंदर 5 की पावर 12 है ना, 5 की पावर 12, 5⁻12 एलिमेंट है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड, इसकी कितनी प्रॉपर सब फील्ड बनेगी वो हमें बताना है। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सब फील्ड का मतलब होता है, प्रॉपर सब फील्ड का मतलब होता है कि एफ की सब फील्ड हो पर वो ना तो एफ के बराबर हो। मान लीजिए एस की बात हो रही है, एस ना तो एफ के बराबर हो, ना ही एस सिंगलटन 0 के बराबर हो, ये दोनों प्रॉपर नहीं होते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर और कितनी सब फील्ड बनेगी, अगर मेरी एफ की जो कार्डिनलिटी है, एफ का जो ऑर्डर है वो कितना है, 5 की पावर 12 है। ठीक है, तो टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। ये एक सिंगल फॉर्मूला से सॉल्व होगा। आई होप आप सभी को पता होगा, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो करिए सॉल्व, अपना समय लीजिए थोड़ा सा और सॉल्व करिए इसे। अरे बाप रे, क्या हो गया ये। चलिए, तो अब मैं ही बता देती हूँ। देखिए, रिजल्ट बड़ा ही सिंपल सा होता है। अगर हमारी कोई फील्ड है, रिजल्ट है, तो मैं इस तरह से स्टार बना देती हूँ। क्या ही बन रहे हैं स्टार, वाह। तो देखिए, रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट ये होता है कि अगर कोई एफ है फील्ड जिसकी कार्डिनलिटी 5 की मतलब p की पावर n है, p की पावर क्या है, n है, तो इसकी जो प्रॉपर सब फील्ड होती है, क्या होती है, प्रॉपर सब फील्ड, वो बनती है टाउ की पावर n। कितना होता है, टाउ n क्या होता है, मतलब इस n के जितने डिवाइजर हैं, टाउ का मतलब होता है डिवाइजर ऑफ n, इसके जितने डिवाइजर हैं n के, उतने ही क्या बनते हैं, हमारी प्रॉपर सब फील्ड बनती है। तो यही फॉर्मूला हमें लगाना है, तो हम पीछे लगाते हैं। हमारे पास कार्डिनलिटी कितनी है, एफ की कार्डिनलिटी है हमारे पास 5 की पावर 12 ही है ना, देख लेते हैं। यस, तो हमें निकालना है टाउ 12, मतलब इसके कितने डिवाइजर हैं। तो कितना आएगा, टाउ 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 2 सा 4 और 4 3 सा 12, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है टाउ का। सपोज करिए टाउ n जो आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, टाउ p1 की पावर r1, p2 की पावर r2 एंड सो ऑन pn की पावर rn। तो हम क्या करते हैं, r1 + 1 इंटू
R2+1 अप टू सो ऑन Rn+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। जितनी पावर है उसमें एक एक को प्लस करना है। तो यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1 पावर है, तो 2+1 और यहाँ आएगा 1+1, ठीक है। 2+1 3 और 1+1 2, तो 3 2 जा कितने आ गए हैं 6, मतलब 6 इसकी सब फील्ड बनने वाली है, 6 इसकी प्रॉपर सब फील्ड बनने वाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितनी बनेगी इसकी 6 बनेगी, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड क्या बनेगी 6 बनेगी। और ये इसका फॉर्मूला है, अच्छे से देख लीजिए, जितने इस पावर के डिवाइजर उतने ही प्रॉपर सब फील्ड। और एक बात याद रखिए, ये यहाँ से हमको पता चलता है, चलिए आगे रिजल्ट आएगा वैसे तो वहीं पर बता दूंगी। ये यहाँ पर देखिए, टाउ के बारे में भी कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। टाउ एन जो है एक नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है ना, नंबर थ्योरी का फंक्शन है, जैसे टाउ एन होता है, फाई एन होता है, सिग्मा एन होता है, ये सारे। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज और इनके फॉर्मूला को अच्छे से क्या कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैं आपको हमेशा जब फाई एन पढ़ाती थी तो मैं बताती थी कि फाई एन एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है ना, इस तरीके से। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियसली ही। तो इस तरीके से ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लाई में तोड़ देता है, इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, या मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हम बोल सकते हैं। ये नंबर थ्योरेटिक और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो एक दो और होते हैं, एक ओमेगा एन होता है हमारा, है ना, कितने इसके प्राइम डिवाइजर हैं, और एक और हमारा होता है, एक होता है हमारा म्यू, एक म्यू होता है हमारा, मर्सी नंबर जैसा कुछ होता है वो वाला, ये सारे होते हैं हमारे। तो आप क्या करेंगे, इन नंबर थ्योरेटिक फंक्शन को वैसे लेक्चर में मैंने करवाए हैं, तो आप इनको अच्छे से एक चार्ट पर कर लेंगे। चार्ट वार्ट बनाने का तो अभी टाइम नहीं है, आप इनको देख के लर्न कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। कंसीडर द स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेटमेंट है कि एवरी पीआईडी इज ईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन होते हैं सारे के सारे। कोई ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इसकी जो यूनिट्स का ग्रुप बनेगा, ये रिंग है, और इसकी जो यूनिट्स का ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक बनेगा क्या। और देयर इज अ फील्ड विद 6 की पावर 5 एलिमेंट, एक ऐसी फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसमें 6 की पावर 5 इतने एलिमेंट हो। तो तीनों स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से सोचिए, इनमें से कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, फॉल्स ही बताने हैं में भी, हाँ। तो आप बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इनको मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बोला जाता है, मतलब इसमें एक सिंगल थ्योरम या सिंगल प्रॉपर्टी, सिंगल कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे, इन्होंने मल्टीपल यूज करे हैं। रिंग थ्योरी का पीडी यूआईडी भी दे दिया है, फील्ड भी दे दी है, उसके बाद यूनिट्स भी पूछ लिया है, इस तरीके से। तो करिए इन क्वेश्चन को, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। तो चलिए, आई होप आप सभी ने तो ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक चेन होती है, जो चेन बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आपको बताई थी ईडी, सबसे पहले आता है फील्ड, ईडी, पीआईडी और यूएफडी। ये वाली चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी फील्ड हैं सारे के सारे यूक्लिडियन डोमेन हैं, जितने भी यूक्लिडियन डोमेन हैं सारे के सारे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, और जितने भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है सबके सब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इनका कॉन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होता है, उल्टी तरफ से। मतलब अगर मैं कहूँ कि जितने भी पीआईडी हैं सारे के सारे यूक्लिडियन डोमेन हैं, तो वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये बात हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और यही बात यहाँ पर कही गई है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मतलब जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो फॉल्स है, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। ये चेन आप जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेन। बी में बोला है कि जो हमारा रिंग बन रही है, रिंग आर, वो क्या बन रही है, Z/37Z। तो पहले तो एक रिजल्ट याद रखिए, एक बड़ा ही अमेजिंग सा रिजल्ट है, सब आपको याद होंगे मे बी, बट मैं जो है यहाँ पर आपको क्या कर देती हूँ, समराइज्ड करना मेरा काम है। ये आइसोमॉर्फिक होता है Zn के,
है ना। एन जेड, जेड अपॉन एन जेड किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ए जेड एन के। ये एन यहाँ चला जाता है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो है ये किसके आइसोमॉर्फिक है, Z37। इस रिंग की बात हो रही है। तो इसके जो यूनिट्स का ग्रुप बनता है ना, इसके जो यूनिट्स का ग्रुप बनता है वो होता है U37। अब U37 मतलब U मतलब यूनिट्स और ये 37 ऑर्डर के ग्रुप का यूनिट्स। अब इस ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, तो इसकी पहले हम कार्डिनैलिटी देखेंगे। इसकी हम क्या देखेंगे, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी जो ये जो यूनिट्स के ग्रुप होते हैं इनकी कार्डिनैलिटी निकाली जाती है 537 से। अब आपको पता है कि 37 एक प्राइम नंबर है, तो 537 कितना हो जाएगा, 37 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 36 बचेगा। मतलब ये जो U37 है ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z36 के। किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z36 के। क्यों, क्योंकि दूसरा रिजल्ट भी होता है हमारा, रिजल्ट नंबर 1 तो ये हो गया, 2 ये हो जाता है कि UN जो है आइसोमॉर्फिक हो जाता है Z5N के हमारे, ठीक है। तो यहाँ से ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया है, Z36 के। अब आपको भी पता है कि जितने भी ZN टाइप के ग्रुप होते हैं सारे के सारे साइक्लिक होते हैं, अबेलियन होते हैं, सब कुछ होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं और कैसे होते हैं, अबेलियन भी होते हैं, अबेलियन भी होते हैं। तो यहाँ से साइक्लिक होगा, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारा कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 के बारे में। जो स्टेटमेंट नंबर 3 है उसमें बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ फील्ड, एक ऐसी फील्ड एफ एग्जिस्ट करेगी जिसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 6 की पावर कुछ 5 करके है। तो देखिए एक रिजल्ट होता है, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है और हम बहुत बार कर चुके हैं। कार्डिनैलिटी या ऑर्डर की बात करूँ मैं, कार्डिनैलिटी या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट फील्ड, ऑफ अ फाइनाइट फील्ड, कोई भी फाइनाइट फील्ड है, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसकी ऑर्डर कैसी होती है, p की पावर n, जहाँ p क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, मतलब प्राइम की पावर ही होना चाहिए। बट ये तो क्या है, 2 × 3 की पावर, सिंगल प्राइम की पावर n, एक अकेला प्राइम होना चाहिए, एक अकेला प्राइम होना चाहिए। पर क्या ये एक अकेले प्राइम की पावर n है, नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा पहला और तीसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है नहीं, दूसरा ट्रू है पर पहला तीसरा फॉल्स है, यस। ऑप्शन नंबर बी सही कह रहा है कि दूसरा तो ट्रू है पर पहला और तीसरा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अच्छे से तसल्ली से देख लीजिए इसको, स्लाइड पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 1, 2 और ये रिजल्ट नंबर 3 है। ये है 1, ये है 2 और ये है 3। 3 रिजल्ट मैंने बताए हैं, आपको आते होंगे। रिजल्ट को भी याद रखना है क्योंकि रिजल्ट सिर्फ इस काम नहीं आते कि क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ये डायरेक्ट एज अ ये खुद भी पूछे जाते हैं, है ना। आपको पता है थ्योरम को नाम से पूछना, थ्योरम को पूछना, थ्योरम की एप्लीकेशन पूछना, फॉर्मूला को नाम से पूछना, फॉर्मूला पूछना और फॉर्मूला की एप्लीकेशन पूछना, सब चलता है मैथमेटिक्स में, है ना। जिसका यूज़ कर रहे हैं वो भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है सारे सिर्फ यूज़ पूछेंगे, आपको भी पता है, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगेन एन अमेजिंग क्वेश्चन। आई क्या है, आइडियल ऑफ द रिंग जेड, जेड मतलब इंटीजर्स वाली जो रिंग है उसका कोई आइडियल दिया है हमारे पास। तो पूछा है कि आइडियल क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकती है आइडियल पे। पहले का कहना है कि आइडियल कैन बी जनरेटेड बाय 1 एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट होंगे। आई जो होंगे ये आइडियल या तो सिंगलटन 0 होगा या फिर जेड खुद होगा, या फिर देयर इज एन आइडियल, एक ऐसा आइडियल एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट आई और आई का जो कॉम्प्लीमेंट है इनका डायरेक्ट सम लेने पर हमारा जेड पूरा आ जाए। या आई कैन बी जनरेटेड बाय अ प्राइम नंबर, आई हमेशा प्राइम नंबर से जनरेट होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है, टेक योर टाइम एंड ट्राई इट, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको कुछ रिजल्ट्स हैं उनका यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे।
देन आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखना है। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने तो कर लिया होगा। अब मैं बता देती हूँ इसके बारे में। हम एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। क्या है, आई कैन बी जनरेटेड बाय अ प्राइम नंबर। मतलब इनका कहना है कि आई जो है प्राइम नंबर से जनरेट होगा, तो ऑब्वियसली होगा, बट आई ऑल्सो जनरेटेड बाय अ नॉन प्राइम नंबर। इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे, चाहे ये ले लीजिए, सारे के सारे आइडियल हैं। सारे के सारे क्या हैं, आइडियल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो तो हो जाएगा डिस्कार्ड। सबसे पहले एक रिजल्ट बता देती हूँ, रिजल्ट पे टिकी है पूरी ग्रुप थ्योरी। रिजल्ट ये है कि आइडियल्स, अगर हम आइडियल्स ऑफ जेड मतलब इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, है ना, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो इसके आइडियल्स ऑफ द फॉर्म, आइडियल्स का फॉर्म क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, आइडियल होते हैं MZ टाइप के, जहाँ M क्या आता है, इंटीजर में से आता है, इंटीजर में से। मतलब अगर आप 0Z रखेंगे सिंगलटन 0 आ जाएगा, 1Z रखेंगे तो पूरा का पूरा Z आ जाएगा, -1Z रखेंगे तो पूरा का पूरा माइनस का Z आ जाएगा, 2Z रखेंगे तो इस तरीके से आएगा, 0 +-2 +-4 अप टू सो ऑन, और -2 रखेंगे तो भी यही आएगा, 3 रखेंगे तो 3 का आ जाएगा 0 +-3 +-6 अप टू सो ऑन, और -3Z में भी यही आ जाएगा। 4Z रखेंगे या फिर -4Z रखेंगे तो आएगा 0 +-4 +-8 एंड अप टू सो ऑन एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से इसके आइडियल होते हैं। तो इसके आइडियल हमेशा MZ फॉर्म के होते हैं। किसके फॉर्म के होते हैं, MZ फॉर्म के। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2Z को जनरेटेड बाय 2, ये होता है जनरेटेड बाय 3, ये होता है जनरेटेड बाय 4 या फिर जनरेटेड बाय -4, है ना। इस सिंगल एलिमेंट से पूरा का पूरा आइडियल जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाय 0, जनरेटेड बाय 1, जनरेटेड बाय -1, इस तरीके से। तो ये एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं, एक अकेले एलिमेंट से जनरेट होते हैं और इस टाइप के आइडियल होते हैं, ठीक है। देयर इज एन, अब तो यहाँ पर आई कैन बी जनरेटेड बाय 1 एलिमेंट, ये हमारा ट्रू ऑप्शन हो जाता है। बी डिस्कार्ड हो जाता है, क्यों, इनका कहना है कि 2 ही आइडियल होंगे। जी नहीं, MZ टाइप के बहुत से इन्फाइनाइटली मेनी आइडियल्स हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी भी गलत है, सी पर अच्छे से बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन का कहना है कि हमारे पास क्या है, 2 आइडियल ऐसे एक आइडियल ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा आई, और उसका कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का डायरेक्ट सम करने पर क्या आ जाए, Z आ जाए। डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सम का मतलब होता है कि उन दोनों को प्लस करें तो पूरा का पूरा Z बन जाए। और एक होता है कि उन दोनों के इंटरसेक्शन में आई थिंक सिंगलटन 0, सिर्फ 0 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आए। तो आप खुद सोचिए, अगर इसका आइडियल किस फॉर्म का होता है, MZ का फॉर्म, जहाँ M एक इंटीजर होता है, तो आपको ऐसा एक इंटीजर ढूंढना है जिसको छोड़ दूँ। मान लीजिए सपोज करिए मैंने M को कितना ले लिया, 2 ले लिया, मतलब मैंने I को कितना ले लिया, I को मैंने क्या कर लिया, 2 से जनरेट होने वाला ले लिया। तो I के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, I के कॉम्प्लीमेंट्स में 2 को छोड़कर जितना भी सब कुछ बचा है सब कुछ आ जाएगा। मतलब 2 को छोड़कर, जैसे कि 2 से जनरेट होने वाला जो आइडियल होता है उसमें 0 होता है, 0 को छोड़ दिया। 0 के बाद क्या बनता है, 0 के बाद +-1 बचता है, +-3 बचता है, +-5 बचता है।
सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमने अगर मैंने 2 से जनरेट होने वाला आइडियल ले लिया तो उसके कॉम्प्लीमेंट में 0 ही नहीं आ पाएगा, तो ऐसा कोई आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो आइडियल ही नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि 0 तो उसके अंदर आ ही नहीं रहा है, बिना नेसेसरी कंडीशन ही फेल हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं आ रही है आइडियल के पास, तो कैसे वो बनेगा। तो सबसे बड़ी बात, हम कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर आइडियल ले ही नहीं सकते हैं इसके लिए। तो हमारे पास ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जिनको मिलाने पर जो है हमारा z बन जाए, वो z खुद हो सकता है जिसका कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन 0 आता है, इसके मतलब 0 भी नहीं। तो ऐसा कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है हमारे लिए जिनका कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा, ओके, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट बचता है ए, बाकी हमारे क्या है, इनकरेक्ट हो जाते हैं। अच्छे से देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो आप कर लेंगे, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ गई पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कार्डिनलिटी ऑफ अ फील्ड, इनमें से कौन ऑप्शन में कार्डिनलिटी नहीं बन सकती है फील्ड की, कौन सा ऑप्शन फील्ड की कार्डिनलिटी नहीं बन सकता है। तो ये किससे होने वाला है, ये जो मैंने आपको प्रीवियसली एक रिजल्ट बताया था, अभी बताया था 6 की पावर 5 वाले में, उस रिजल्ट से होगा ही। तो आपको सोल्व करना है, अपना समय लीजिए और सोल्व करिए, करिए सोल्व। तो आप लोगों ने कर लिया होगा आई थिंक, इतना टफ तो ये था नहीं, मैं सोल्व कर देती हूँ। ए वाले को देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा, 6 क्या होता है 2 × 3, हमें क्या चाहिए, देखिए फील्ड की कार्डिनलिटी क्या होती है, सिंगल, कोई भी सिंगल प्राइम होना चाहिए और उसकी पावर होनी चाहिए, सिंगल प्राइम पावर होना चाहिए, p की पावर n तरह का, ठीक है, तब वो हमारी फील्ड की कार्डिनलिटी बन जाती है। तो क्या ये p की पावर n है, नहीं। b को देखिए 4 क्या है, 2 की पावर 2 मतलब p की पावर n। c को देखिए 27 3 की पावर 3 p की पावर 3। d को देखिए 7 की पावर 1 मतलब p की पावर 1। तो 3 तो हमारी फील्ड बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, ये हमारी फील्ड कभी नहीं बन सकती। तो इस कार्डिनलिटी की कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा समझ में, नहीं आया है तो रिवाइंड करके देखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनोमियल हमको दिया है बड़ा ही अच्छा, हमें देखना है कि ये इरिड्यूसिबल हैं, z और z3, z और z3, z और z3, मतलब दो चीज़ें हैं हमारे पास देखने के लिए, एक तो z है और एक z3 है और एक पॉलिनोमियल दिया है px। हमें देखना है ये किस में रिड्यूस कर रहा है और किस में रिड्यूस नहीं कर रहा है। तो आप अपना समय लीजिए और इसको क्या करिए, सॉल्व करिए सोल्व। देखिए आई होप आप लोगों ने पहले तो वीडियो पोस्ट करके अच्छे से ट्राई कर लीजिए। मैं ऑडिएबल हूँ आपको, है ना। आज क्या है, आज छुट्टी का दिन है, तो पीछे बच्चे खेल रहे हैं, घर में काम हो रहा है ना। संडे के दिन बहुत अच्छा काम होता है, तो पीछे बच्चे खेल रहे हैं और घर में काम हो रहा है, तो शोर बहुत ज़्यादा होगा मे बी। और इसको हम बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम के लिए सब बंद करवा दूँ, सब मुझे मारेंगे अच्छे से, इसलिए वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पॉलिनोमियल आपको दिया है, ये इंटीजर दिया है और ये z3 दिया है। तो आपको देखना है कि ये रिड्यूस कर रहा है कि इरिड्यूस। तो देखिए 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो एक अच्छा सा टेस्ट होता है कि 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के पास अगर रूट मिल गया तो रिड्यूस कर गया, नहीं मिला तो इरिड्यूस कर गया। अब हमें इंटीजर में इसका रूट ढूंढना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है चेक करने का, ये जो कॉन्स्टेंट होता है ना, हम इसके क्या करते हैं, डिवाइज़र देखते हैं और सबसे पहले इसके डिवाइज़र को चेक करते हैं, सबसे पहले इसके डिवाइज़र को चेक करते हैं। तो मैं p के अंदर 1 रख के देखती हूँ, है ना। ये किसके हैं, 9 के डिवाइज़र हैं, तो मैं 1 रखूँगी तो 1 क्यूब -7 × 1 स्क्वायर प्लस
15 इंटू 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 15 माइनस 9, तो 1 और 15 16, माइनस 7 और माइनस 9 माइनस का 16, 16 में से 16 0, मतलब मेरे पास एक रूट तो मिल गया मुझे, एक रूट मुझे इंटीजर में मिल गया, मतलब क्या कर गया, ये कर गया रिड्यूस, इट इज़ रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल ओवर जेड, जेड में मेरा पोलिनोमियल रिड्यूस कर गया है। अच्छे से देख लीजिए, 1 रखने पर मुझे 0 मिला है, एक रूट मिल गया है डिग्री 3 के पोलिनोमियल को, मतलब वो रिड्यूस कर गया है। अब मैं Z3 में देखना चाहती हूँ, Z3 में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, 0 1 और 2। तो देखिए मैं Z3 में चेक ही क्यों करूँ, क्योंकि ये जो 1 है ये तो P में 1 रखने पे तो अभी आपको 0 मिल ही गया है, चाहे Z3 में रखो या कहीं पर भी रखो, मतलब 1 तो Z3 के पास भी है ना, और इस P में मैं 1 रखूँगी तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे यहाँ से भी क्या कर गया, रिड्यूसिबल, यहाँ से भी मेरा पोलिनोमियल रिड्यूस कर गया, यानी कि मेरा जो पोलिनोमियल है वो Z में भी रिड्यूस कर रहा है और Z3 में भी रिड्यूस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, रिड्यूसिबल ओवर बोथ Z एंड Z3, दोनों पर हमारा पोलिनोमियल क्या है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया से भी जा सकते हैं, बहुत से क्राइटेरिया होते हैं, बट मैं एक बेसिक अप्रोच आपको बता रही हूँ। अगर मुझे इतना बड़ा पोलिनोमियल दिया रहता है तो हम उसके जीरोस कैसे ढूंढते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसके डिवाइजर सबसे पहले उसके डिवाइजर ही ट्राई करते हैं, उसके डिवाइजर में से एक ना एक तो रूट बनता है ना, रियल रूट की बात कर रही हूँ मैं, उसके डिवाइजर सबसे पहले देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप फ्रंट पे, मतलब हम लाइव नहीं है, अदरवाइज मैं आपकी हाँ ना आपके समझने तक का वेट करती। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन अब आ चुके हैं। सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी है, हमको इसका हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और पैराबोलिक वाली जो बात है जो दी ही नहीं है, ये चीज़ें हमको चेक करनी है कि ये हाइपरबोलिक है कि इलिप्टिक है, मतलब क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासिफिकेशन पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम निकालते हैं a² माइनस 4RT। अगर ये 0 से बड़ा आता है तो हाइपरबोलिक होती है हमारी इक्वेशन, 0 से छोटा आता है तो क्या होती है, पैराबोलिक होती है हमारी इक्वेशन, और अगर हमारा 0 के बराबर आता है तो इलिप्टिक, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ सही तो है, हाइपरबोलिक, और ये होती है इलिप्टिक, और ये होती है पैराबोलिक। इस तरह की हमारी कंडीशन आती है। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो पहले एस और आर और टी निकालना है, एस आर और टी। एस क्या होता है, एस होता है कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई, ये वाला है ना, तो यू एक्स वाई कहाँ है, ये रहा, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये है हमारा 2। ये आर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स, मतलब ये del टू यू अपॉन del एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, √1 माइनस एक्स वाई, और रूट जो है सिर्फ इसके ऊपर है। टी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, दो बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये रहा, इसका कोफिशिएंट कितना है हमारा 1 प्लस √x वाई। इसको देखकर डरना नहीं है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। a² माइनस 4RT जब हम करेंगे, a² मतलब 2 का स्क्वायर, 4 ऐसा ही, r और t क्या है, r है हमारा 1 माइनस √xy और 1 प्लस √xy। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 माइनस 4, 1 का स्क्वायर माइनस √xy का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 4, 1 माइनस xy, यानी कि 4 माइनस 4 प्लस का 4xy, 4 से 4 कैंसिल, 4xy बचा है हमारा, ये क्या है हमारा s² माइनस 4RT। हमें देखना है कि ये हाइपरबोलिक कब होगा, तो देखिए
हाइपरबोलिक मतलब हमें 0 से बड़ा चाहिए। तो 4xy 0 से कब बड़ा होगा, देखिए हमें एंड में क्या चाहिए, पॉजिटिव साइन चाहिए। हमें क्वाड्रेंट की बात करनी है। तो देखिए सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। यहाँ x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। यहाँ x नेगेटिव, y नेगेटिव, और यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट। कभी कभी बेसिक सी चीज़ों में मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस में नहीं आ रहे हैं अभी, इसलिए। तो क्या है, एक दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव। चलिए तो देखिए मुझे ये दोनों साइन प्लस के कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब x और y दोनों ही प्लस के हों या x और y दोनों ही माइनस के हों। यानी कि मुझे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हाइपरबोलिक मिलने वाला है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे क्या मिलने वाला है, हाइपरबोलिक मिलने वाला है। तो हाइपरबोलिक के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए। हाइपरबोलिक के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए। हाइपरबोलिक के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए। तो बाकी ऑप्शन तो हमारे गलत हो ही जाते हैं, बाकी ऑप्शन आप खुद से चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हाइपरबोलिक के लिए हमें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने धीरे से और डिटेल में समझाए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो पॉज करिए स्लाइड को और देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और अमेजिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, द लास्ट डिजिट ऑफ 38 की पावर 2000 ऑफ 11, इसकी लास्ट डिजिट निकालनी है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करेंगे, मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ। मैंने आपको कहा था कि जब हमें लास्ट डिजिट निकालनी हो तो हम क्या निकालते हैं, कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 10 निकालते हैं, क्योंकि लास्ट की डिजिट है ना, ये 10th डिजिट निकालनी है, वंस है ना। फिर अगर आपको वंस 10th निकालनी हो, मतलब लास्ट 2 डिजिट निकालनी हो, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट 3 डिजिट हो तो हम 1 के पीछे 3 जीरो, जितनी लास्ट डिजिट 1 के पीछे उतना जीरो लगाना है। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगी वो हमें निकालना है। तो देखिए 10 के निकालना है हमें, तो 38 की पावर निकालूं या 8 की पावर निकालूं, बात तो एक ही होगी, क्योंकि हम लास्ट की डिजिट पे बात कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट आएगी। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं, एक हमें जो है याद होता है 2 की पावर 3 होता है 8, होता है कि नहीं होता है, छोड़िए। हमें 8 की कुछ सर्टेन पावर याद होनी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक पता है, सबको ये तो अच्छे से याद होता है कि 2 की पावर 10 जो होता है 1024 होता है। ये आपको आई थिंक अच्छे से पता होगा, है ना। इसी से हम 8 की पावर जो है प्रिडिक्ट करेंगे। तो अगर मैं 2 की पावर 12 करूँगी तो वो कितना हो जाएगा, 4098 हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हो जाएगा 4096। 2 की पावर 12 क्या लिख सकती हूँ मैं, 8 की पावर 4 नहीं लिख सकती क्या, क्योंकि ये तो 8 की पावर 3 होता है। तो ये हमें एक चीज़ पता चली कि 8 की पावर 4 कितना होता है, हमारे पास 4096 होता है, और 8 का क्यूब हमारे पास 512 होता है। ये बेसिक नॉलेज मुझे लगता है सबको होती होगी, ठीक है, ये सबको पता है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ देखिए मैं 8 की पावर 4 है, मतलब 8 की पावर 4 कितना है मेरा, 4096। मैंने 8 की पावर 4 ही क्यों ढूंढी, आप वो कहेंगे, इसलिए ढूंढी क्योंकि अगर मैं 8 की पावर 4 को देखूँ तो 8 की पावर 4 जो है मेरी, उसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6। और 6 बड़ा ही अमेजिंग नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 6 जो है, 6 की आप जो मर्जी पावर कर लीजिए, जो मर्जी पावर कर लीजिए, लास्ट डिजिट जो आप करेंगे वो हमेशा 6 आएगी, क्योंकि 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। इस तरीके से आप देखेंगे इनकी 6 की यूनिट डिजिट हमेशा 6 होती हैं, हमेशा ही 6 होती हैं। तो अब मैं इसकी जितनी चाहूँ उतनी पावर करूँ, मुझे लास्ट में हमेशा 6 ही मिलेगा। इसलिए मैंने ऐसा नंबर ढूंढना जिसके लास्ट में 6 आ जाए। अब मेरे पास 8 की पावर 4 है, तो मैं 8 की पावर 4 को क्या करूँगी, मैं यहाँ 4 को 2011 से डिवाइड करती हूँ।
तो कितना हो जाएगा, यानी मैं इस तरीके से ऑपरेट करती हूँ, तो मैं इसकी पावर जितनी चाहूँ उतना लगा लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमेशा 6 को कॉन्ग्रुएंट ही होने वाली है ओवर मॉड्यूलो 10। मतलब 8 की पावर 2008 जो है मेरा, वो किसको कॉन्ग्रुएंट हो गया है, 6 को ओवर मॉड्यूलो 10। अब मुझे 2008 से किस तक जाना है, 2011 तक, मतलब मुझे 3 पावर और चाहिए। तो मैं यहाँ 8 की पावर 3 से दोनों तरफ क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 6 इंटू 8 की पावर 3 मतलब 512। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2011 और 6 दूना 12, मतलब लास्ट डिजिट आ जाएगी 2। यानी कि हमें कुल मिला के पता चला है ये कि 8 की पावर 2011 उसकी लास्ट डिजिट होगी 2। कितनी होगी, लास्ट डिजिट होने वाली है 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पावर का बड़ा ही खेल है ये, हमें किसी तरह से ऐसी पावर ढूंढनी है जिसकी लास्ट डिजिट को हम अच्छे से ऑपरेट कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, ये क्वेश्चन में भी रिपीटेड हो सकता है, हमने क्वेश्चन पहले आई थिंक कभी करा है। जी एक ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर कितना है, 77 है। देन जी के सेंटर में क्या आने वाला है, सेंटर किसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है। तो देखिए 77 कैसा होता है, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 है। और मैंने एक रिजल्ट बताया था कि मेरा जी का ऑर्डर अगर क्या हो जाए, P इंटू क्यू हो जाए, जहाँ P डिवाइड नहीं करता है Q-1 को, तो जी हमेशा ZPQ यानी एक साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्या 7 डिवाइड करता है 11-1 को, नहीं करता है, मतलब मेरा जी आइसोमॉर्फिक हो गया है Z77 के। Z77 क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, मतलब एक अबेलियन ग्रुप है। और अबेलियन ग्रुप की एक अमेजिंग प्रॉपर्टी होती है कि अबेलियन ग्रुप जो होता है वो और उसका सेंटर दोनों ही बराबर होते हैं। मतलब इसका सेंटर किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z77 के, है ना। अबेलियन, अगर जी हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप है, देन अगर जी हमारा अबेलियन ग्रुप है, देन जी और उसका सेंटर पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर क्या कहता है, सेंटर बोलता है कि मैं ऐसे एलिमेंट लूँगा। इसका मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर में जी के वो एलिमेंट आते हैं सच दैट जो बाकी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, है ना। बाकी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। और अगर मेरा जी अबेलियन हो जाता है, अगर मेरा जी अबेलियन हो जाता है, तो सारे के सारे एलिमेंट, चाहे वो जी के कैसे भी एलिमेंट हो, सारे के सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट उठ के किस में चले जाएंगे, सेंटर में चले जाएंगे। सारे के सारे एलिमेंट उठ के किस में चले जाएंगे, सेंटर में। मतलब सेंटर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जी ही बन जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अबेलियन ग्रुप का सेंटर वो खुद हो जाता है। तो सेंटर किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, खुद के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से मैंने डिटेल में समझा दिया है। आई डोंट थिंक अब आपको डाउट रहा होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यूँ कहूँ मैं कि इट क्वाइट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। चलिए करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 56 है, 56 है ना, 56 ऑर्डर का एक ग्रुप है। तो इसके साइलो सब ग्रुप के बारे में बात करी है कि क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम इसका चीरफाड़ कर देते हैं। 56 ये होता है 7 या 56, इस तरीके से। अब हम पहले बात करते हैं 2SSG के बारे में। तो 2SSG कैसे निकालते हैं, 1 + 2 के जो किसको डिवाइड कर दे, 7 को डिवाइड कर दे। तो देखिए जब मैं k की जगह 0 रखूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 0 कितना मिलेगा, 1, और 1 7 को डिवाइड करता है, यस। अगर मैं k की जगह 2 रखती हूँ तो 2 2 जा 4 और 1 5, नहीं करता है 7 को डिवाइड। अगर मैं k की जगह 3 रखती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 2 3 जा 6 और 1 7, यस, ये डिवाइड करता है। मतलब मेरे पास 2 केस हैं, या तो 1 होगा या 7 होगा, है ना। या तो हमारे पास 2SSG कितने हो सकते हैं,
2SSG इज आइदर आइदर 1 और 7, या तो 7 ऐसे सब ग्रुप होंगे जो 2SSG हैं या फिर एक अकेला होगा। ठीक है, तो एक अकेला होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिक होना, और उसी को हम बोल देते हैं नॉर्मल होना। तो देखिए यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि एक हो, हमारे पास 2 केस है, 1 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब हम 7SSG की बात कर लेते हैं। हमें 7SSG में क्या चाहिए, 1 + 7 के जो किसको डिवाइड करे, 2 की पावर 3 मतलब 8 को डिवाइड करें। तो अगर मैं k की जगह 0 रखती हूँ तो मुझे 1 मिलता है जो 8 को डिवाइड करेगा। अगर मैं k की जगह 1 रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा जो 8 को डिवाइड करता है। इससे बड़ा कोई भी नंबर 8 को डिवाइड नहीं करेगा। मतलब मेरे पास 7SSG 1 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं, 2 हमारे पास केस हैं। तो अब ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। ऑल द 7SSG आर नॉर्मल। ये नॉर्मल कब होता है, जब ये यूनिक हो। क्या हो, यूनिक हो। बट हमारे पास यूनिक कहाँ है, हमारे पास तो 8 भी हो सकते हैं, तो इसको काट दिया। ऐसे ही बोल रहे कि जितने भी 2SSG है वो सारे नॉर्मल हो, मतलब वो सारे यूनिक हो। जी नहीं, कैसे हो यूनिक, हमारे पास तो 7 ऑप्शन है, वो भी हमने काट दिया। ये बोल रहे कि आइदर 7SSG और जो है हमारा 2SSG नॉर्मल हो बिल्कुल दोनों में से एक नॉर्मल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर इज अ प्रॉपर नॉर्मल, देखिए देयर इज अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, हमें एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कम से कम एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी एंड डी, यहाँ इसी की मैं बात करी थी। अगर हम लॉजिकली देखें तो सी एंड डी दोनों ही करेक्ट हैं। अगर हम बाय स्टेटमेंट जाएं तो देयर इज अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो इन दोनों में से एक नॉर्मल हो जाएगा। हमें एक ऐसा ग्रुप ढूंढना है, अगर हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करवाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिसके पास 56 ऑर्डर का ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप तो मिले, पर वो ना तो 7SSG हो ना 8SSG हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, डी गलत रह जाएगा हमारा। ठीक है, सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बट डी भी ट्रू होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मुझे इसके 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, बाकी इस पर मैं क्वेश्चन मार्क बना देती हूँ, है ना। मैं इसका जब ये स्लाइड अपलोड करूँगी तो वहाँ पर मैं यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, मैं यहाँ सॉल्यूशन दूंगी, सॉल्यूशन यहाँ बता दूंगी मैं सी एंड डी के बारे में। ठीक है, आप देख लेंगे। मुझे लगता है दोनों ही ट्रू हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन। एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए, जिसका ऑर्डर 108 है। तो हमें ए की पावर 42 का ऑर्डर चाहिए। तो ये क्वेश्चन होगा एक रिजल्ट से। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है, अगर ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के जो होता है वो होता है एन अपॉन जीसीडी ऑफ एन कोमा के। इस रिजल्ट से हमारा ये वाला सवाल होने वाला है। तो चलिए, ऑर्डर ऑफ ए हमको कितना दिया है, यहाँ पर हियर हम बात करते हैं, यहाँ 108 दिया है और हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 42। तो वो आएगा 108 अपॉन जीसीडी ऑफ 42 कोमा 108। 108 42 6 7 42, 7 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम जीसीडी देखें 42 और 1008 का 108 का, तो वो 6 आता है। 108 अपॉन 6, मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा 6 कम 6 6 8 48 18, हमें आंसर मिलेगा 18। कितना मिलेगा, 18। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन अ परम्यूटेशन ग्रुप A6 की बात हो रही है। एक एलिमेंट है ये 1 2 3 4 5 6, इसके कॉन्जुगेट कितने एलिमेंट होंगे वो हमें निकाल कर देने हैं कि कितने एलिमेंट होंगे जो इससे कॉन्जुगेट होंगे। S6 में हमें एक परम्यूटेशन सिग्मा दिया है 1 2 3
इससे कॉन्जुगेट कितने एलिमेंट होंगे वो हमें देखना है। तो देखिए आप लोग देखिए, चलिए तो अब इसकी हम बात कर लेते हैं। सिग्मा जो है हमें ऐसे परम्यूटेशन निकालने हैं जो इसको क्या हो, कॉन्जुगेट हो। तो उसका एक बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला होता है 6 का फैक्टोरियल, मतलब जितना ग्रुप का फैक्टोरियल है। इसका साइकिल डिकम्पोजिशन देखिए किस तरह का है। इसका साइकिल डिकम्पोजिशन एक 3 लेंथ का साइकिल है, फिर एक और 3 लेंथ का साइकिल है, मतलब इस तरीके से है ये 3 + 3 = 6। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और जो पावर है उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आता है ना। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, मान लीजिए सिग्मा है ना, जिसके अंदर क्या है हमारा जो है हमारा r1 है, r2 है, r3 है, इस तरीके से है पावर। तो सबसे ऊपर आता है n फैक्टोरियल r1, और मान लीजिए r1 इस तरीके से है, r1 कितनी बार है, r1 की पावर n है, n है, n है, n है, m है, इस तरीके से। तो r1 की पावर n, फिर n का फैक्टोरियल, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। उसका जो टर्मिनोलॉजी मुझे अभी याद नहीं आ रही, बट फॉर्मूला इसी तरीके से लगाते हैं। तो 6 फैक्टोरियल और 3 × 3 9 और 2 फैक्टोरियल यानी 2, और 6 फैक्टोरियल को मैं थोड़ा ओपन कर देती हूँ, 5 4 3 2 और 1, ये, और 2 फैक्टोरियल 2 1। तो इससे क्या हो जाएगा, 3 2 1 3 2 1 और 3 2 जा 6, मतलब 2 × 5 × 4 बचता है, जो मेरा आ जाएगा 10 × 4 यानी कि 40। 40 जो है मेरे ऐसे एलिमेंट होंगे जो इसको कॉन्जुगेट होंगे, जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन इसके जैसा होगा, जो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इसके बाद तो थैंक यू स्लाइड है। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा मुझे याद आ गया है, तो यहाँ से थोड़े क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। देखिए हमारे पास 2 केस हैं कि हमारे पास क्या है, जो है हमारा ये यस दे दोनों ऑप्शन ही हमारे सही हैं। दोनों ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि देखिए हमारे पास अगर हमारा जो ग्रुप है, यहाँ देख लीजिए, मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ। हमें पता चला है कि जो हमारा 2 SSG है उसका ऑर्डर है 8 और 7 SSG का ऑर्डर कितना है, 1 है। वेट अ मिनट, चलिए इसकी रीजनिंग मैं आपको बता देती हूँ, अच्छे से देखेंगे।
हमारे पास जो 7 SSG आए हैं वो कितने आए हैं हमारे पास, या तो 1 है यहाँ 8 है। तो देख लीजिए, अगर हमने सपोज कर लिया कि हमारा 7 SSG कितना है, 1 है, मतलब यूनिक है, मतलब मेरे पास एक 7 SSG एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 7 होगा, मतलब 7 एलिमेंट में से मिलकर हमने क्या कर लिया, एक यूनिक ग्रुप बना लिया है। तब हम 2 SSG के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा 7 SSG जो हो जाता है वो 8 हो जाते हैं, मतलब मेरे पास 8 ऐसे सब ग्रुप है जिनका ऑर्डर 7 है। तो और सब 7 क्या होता है, प्राइम होता है, मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट कवर हो जाएंगे, हमारे पास कवर हो जाएंगे 8 × 7 - 1, क्योंकि 8 ग्रुप है और उसमें एलिमेंट कितने होंगे, 5 7, यानी कि हमारे पास 48 एलिमेंट हमारे क्या है, कवर हो जाएंगे ग्रुप के। अगर हमारा 7 SSG नॉट यूनिक है, अगर हमारा 7 SSG नॉट यूनिक है यहाँ से, तो 56 में से अगर मेरे 48 चले जाते हैं तो कितने, 8 एलिमेंट बचेंगे। और आपको भी पता है कि 2 SSG का जो मेरे पास ऑर्डर है वो भी कितना है, 8। तो ये 8 एलिमेंट मिलकर एक अकेला यूनिक ग्रुप बना लेंगे जो कि मेरा 2 SSG हो जाएगा। तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला है, कंक्लूजन ये मिला है कि अगर मेरा 7 SSG नॉर्मल हो जाता है, 7 SSG नॉर्मल हो जाता है, तो हमारा 2 SSG नॉर्मल नहीं होगा, 2 SSG नॉर्मल नहीं होगा। और अगर मेरा 7 SSG नॉट नॉर्मल है तो मेरा 2 SSG नॉर्मल होगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा 2 SSG नॉर्मल हो जाएगा। बट हर कंडीशन में मेरे पास कम से कम एक नॉर्मल सब ग्रुप तो बचेगा, मतलब 56 ऑर्डर का जो मेरा ग्रुप है उसके पास ऑलवेज एक नॉर्मल सब ग्रुप तो रहेगा, मतलब वो कभी भी सिंपल तो नहीं हो पाएगा, सिंपल नहीं हो पाएगा, यानी उसके पास हमेशा एक प्रॉपर सब ग्रुप ज़रूर रहेगा। तो यहाँ से मेरा सी बोल रहा है कि या तो 7 SSG नॉर्मल हो सकता है या 2 SSG नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ये बात भी सही है। इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, वो भी अच्छे से, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने थोड़ी रीजनिंग देख ली है, मुझे कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने देख ली और आपको समझा दी है। ये क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट निकल गए हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी। ये जिस एग्जाम का होगा वहाँ से डिस्कार्ड हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेशन के एंडिंग में। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई सेशन है हमारे पास, मतलब इसके अलावा कोई क्वेश्चन है। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 15 दिन ही आप मानिए एग्ज़ाम को। तो मैं 15 दिन में आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सकता है घंटों घंटों भर के रिवीजन कर लीजिए। जितना रिवीजन आप कर सकते हैं उतना थ्योरी रिवीजन करिए, उतने रिजल्ट को रिकॉल करिए, टिप्स पे कर लीजिए, पेपर 1 को भी भर भर के पढ़िए। अब मैं कहूँगी 15 दिन में, बिल्कुल ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अब आप कोई भी न्यू क्वेश्चन ट्राई मत करिए। 15 दिन में कोई भी नया क्वेश्चन ट्राई ना करें। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई नया क्वेश्चन या न्यू टॉपिक अगर आपने उठा लिया है, छेड़ लिया है, तो उसको ना करें और एक क्वेश्चन में फंस के भी ना रहें, है ना। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट होंगे जो ये इस सेशन के बाद अब प्रैक्टिस सेशन नहीं देखेंगे क्योंकि लास्ट के 15 दिन बचे हैं, आप नहीं देखना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस, है ना। डोंट वरी अबाउट इट। मैंने 10 दिन पहले से ही जो है सब ऑनलाइन वगैरह जाना सब बंद कर दिया था। बस मेरा टारगेट था कि जितने भी सिलेबस मैंने इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, ये नहीं आया इसको रिजल्ट में ऐड करो, इसको रिजल्ट में मैं भी कहती हूँ इसको ऐड करिए, तो आपने खूब सारा कंटेंट इकट्ठा कर लिया है। तो अब 15 दिन है उसको दिमाग में घुसाने के लिए, उसको सही जगह सेटल कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन एंड अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।